वेलकम टू सीधी शिक्षा बाय डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 10 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत चीज़ों को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं डॉपलर प्रभाव। वास्तव में डॉपलर प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि डॉपलर प्रभाव किस तरीके से होता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ से आज एनालिसिस करते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो कंटेंट है उसको हम लोग जानते हैं डॉपलर प्रभाव के बारे में। क्लियर। तो चलिए जानते हैं डॉपलर प्रभाव के बारे में। जब स्रोत तथा प्रेक्षक सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं, क्लियर। जब स्रोत देखिए यहाँ से, जब स्रोत तथा प्रेक्षक सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं, कोई भी स्रोत है भाई आपका, इस तरीके से कोई भी आपका स्रोत है और दूसरा बोल रहा है कि सापेक्षिक गतिमान है, सापेक्षिक उसके सापेक्ष, जैसे कि एक्स के सापेक्ष वाई, वाई के सापेक्ष, इस तरीके से बोलते हैं ना, उसके साथ अटैचमेंट मतलब जुड़ा हुआ सापेक्षिक, कोई भी इस तरह सापेक्षिक गतिमान, सापेक्षिक गतिमान इस स्थिति में होते हैं, तब प्रेक्षक द्वारा मापी गई आवृत्ति, दोनों एक साथ रहेगा, तब प्रेक्षक द्वारा मापी गई, जो प्रेक्षक द्वारा जो मापन किया जाता है, प्रेक्षक द्वारा जो भी मापी गई आवृत्ति होती है, ठीक है। तो जब स्रोत तथा प्रेक्षक सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं, गतिमान स्थिति में होते हैं, तब प्रेक्षक द्वारा मापी गई आवृत्ति, मापी गई इसके द्वारा जो भी मेजरमेंट है, प्रेक्षक के द्वारा जो भी यहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है भाई, जो भी मेजरमेंट किया जाता है, अर्थात आभासी आवृत्ति स्रोत की वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है, भिन्न होती है। जो आभासी आवृत्ति होती है वह वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है, भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न होगी, क्योंकि आभासी जिसको हम लोग आभास कर सकते हैं, प्रतीत कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक की उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसका मास द्रव्यमान कितना है, ये उसकी वास्तविक है। बट हम जिसको प्रतीत करते हैं कि ये इतना हो सकता है, ये इतना हो सकता है, वो उसका आभासी होता है। इसी चीज को बोल रहा है कि आभासी आवृत्ति स्रोत की वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है, भिन्न होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत आप लोग इस चीज को देख लिए कि डॉपलर प्रभाव में आप लोगों का क्या होता है कि जो भी आप लोगों का प्रेक्षक जो होता है, जो स्रोत होता है, वो प्रेक्षक के सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं, तब प्रेक्षक द्वारा मापी गई जो आवृत्ति होती है वह आभासी आवृत्ति स्रोत से वास्तविक आवृत्ति स्रोत से क्या होती है, भिन्न होती है, और इसी भिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। तो डॉपलर प्रभाव आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन है जो कि आता है, डॉपलर प्रभाव क्या है बोल के, तो आप लोग इस तरीके इस चीज को लिखेंगे कि जब स्रोत तथा प्रेक्षक सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं तथा प्रेक्षक द्वारा मापी गई आवृत्ति अर्थात आभासी आवृत्ति स्रोत की वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है, भिन्न होती है, मतलब अलग होती है। इस चीज को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि के डॉपलर प्रभाव में, ध्वनि के डॉपलर प्रभाव में, यहाँ से देखिए, ध्वनि के डॉपलर प्रभाव में आभासी आवृत्ति प्रेक्षक या स्रोत की गति पर निर्भर करती है। ध्वनि के डॉपलर प्रभाव में आभासी आवृत्ति, क्या आवृत्ति, आभासी आवृत्ति प्रेक्षक या स्रोत की गति पर क्या करती है, निर्भर करती है, स्रोत की गति पर निर्भर करती है। जबकि प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, जबकि प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, यहाँ पर देखिए, जबकि प्रकाश का डॉपलर प्रभाव स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति पर निर्भर करती है। स्रोत की क्या होती है, स्रोत जो प्रकाश का डॉपलर प्रभाव स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति, देखिए प्रेक्षक की सापेक्षिक गति पर क्या करती है, निर्भर करती है, सापेक्षिक गति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग इस चीज को रिपीट करते हैं भाई, तो किस तरीके से आएगा, जब स्रोत तथा प्रेक्षक सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं, क्लियर। जब स्रोत तथा प्रेक्षक सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं तथा प्रेक्षक द्वारा मापी गई आवृत्ति तथा आभासी आवृत्ति दोनों वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है, भिन्न होती है, मतलब उससे अलग होती है, उसका मेजरमेंट अलग होती है। मतलब जैसे कि हम लोग जो प्रतीत करते हैं, जो फील करते हैं, वो आप लोगों का आभासी है, और जो रियलिटी में जो रहता है, रियलिटी के जो मेजरमेंट है वो आप लोगों की वास्तविक आवृत्ति के मेजरमेंट होता है। लेकिन ये दोनों क्या होता है, जो आभासी आवृत्ति होती है और वास्तविक आवृत्ति, ये दोनों मेजरमेंट के स्वरूप में अलग अलग भिन्न होती है। यही भिन्नता को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो ध्वनि के डॉपलर प्रभाव में आभासी जो आवृत्ति होती है, देखिए अगर ध्वनि की चीज में हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग साउंड के रूप में सुनते हैं, जो ध्वनि की जो आप लोगों के डॉपलर प्रभाव में जो आवृत्ति होती है वह आभासी आवृत्ति तथा प्रेक्षक के स्रोत की गति पर क्या करती है, निर्भर करती है। जबकि प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, जबकि प्रकाश का डॉपलर प्रभाव स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति पर क्या करती है, निर्भर करती है, क्लियर। तो इसको हम लोग डॉपलर प्रभाव के नाम से जानेंगे। तो डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत आप लोगों के एग्जाम में आता है, या किसी भी क्वार्टरली एग्जाम में आता है, हाफ ईयरली एग्जाम में या मेन एग्जाम में जो आता है, क्योंकि मेन एग्जाम में बहुत बार इस चीज को पूछा जा चुका है कि डॉपलर प्रभाव क्या है बोल के, तो इस चीज को आप लोग देखेंगे। तो जब स्रोत तथा प्रेक्षक सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं, जब स्रोत तथा प्रेक्षक सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं,
तथा सापेक्षिक गतिमान स्थिति में होते हैं तो उस स्थिति में जो प्रेक्षक द्वारा आवृत्ति आभासी आवृत्ति जो होती है वह वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है, भिन्न होती है। इसी भिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों का डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत जो ध्वनि की भी आवृत्ति होती है वो भी अलग होती है, अलग अलग सबकी होती है। जो प्रभावशील होती है ध्वनि की आवृत्ति होती है डेसिमल के बेस पे इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का डॉपलर प्रभाव कहलाएगा। क्लियर। चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग देखते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है उस चीज़ को देखते हैं। जब प्रेक्षक स्रोत की ओर या स्रोत रहता है, ठीक है, जब प्रेक्षक स्रोत की ओर होता है, देखिए यहाँ से है, जब प्रेक्षक स्रोत की ओर हो, जब प्रेक्षक स्रोत की ओर या स्रोत प्रेक्षक की ओर हो, ठीक है, या तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है, ये स्रोत की ओर हो, स्रोत की ओर हो, या फिर ये स्रोत, या फिर स्रोत ये प्रेक्षक की ओर हो, ये प्रेक्षक की ओर हो। जब प्रेक्षक स्रोत की ओर या स्रोत भी क्या हो, प्रेक्षक की ओर हो, या स्रोत प्रेक्षक की ओर, अथवा जब दोनों एक दूसरे की ओर गति करते हों, जब दोनों एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं भाई, जब दोनों एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, प्रेक्षक और स्रोत। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, जब प्रेक्षक स्रोत की ओर या स्रोत प्रेक्षक की ओर हो, अथवा जब दोनों एक दूसरे की ओर गति करते हैं, तब आभासी आवृत्ति न्यू का मान निम्न होना चाहिए। तो न्यू का मान आप लोगों का इस तरीके से होगा, एकदम कम ही बहुत ही होगा, ठीक है। जहाँ पर भी स्रोत का वेग, सी प्रकाश का वेग, जैसे कि सी का जो वैल्यू होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है, और भी का जो वैल्यू होता है आप लोगों का वेग के दृष्टि से, न्यू का वैल्यू होता है 1/t के बेस, जो आवृत्ति और आवर्तकाल के क्या होता है, दोनों के बीच में संबंधित चीज होती है जो कि संबंध स्थापित करती है। क्लियर। तो जब प्रेक्षक स्रोत की ओर या प्रेक्षक की ओर हो, तो दोनों एक दूसरे की गति का, तब आवृत्ति के मान बहुत ही क्या होती है, कम होती है। क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग डॉपलर विस्थापन। डॉपलर विस्थापन किसको बोलते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो डॉपलर विस्थापन, डॉपलर शिफ्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। डॉपलर विस्थापन क्या होता है भाई, इस चीज़ के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। डॉपलर विस्थापन, हमारा अगला कंटेंट है डॉपलर विस्थापन। डॉपलर विस्थापन। डॉपलर विस्थापन के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं इस चीज को। डॉपलर विस्थापन क्या होता है, प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण, प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण, यहाँ पर देखिए प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक, ये देखिए प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण, किसके कारण, गति के कारण। तो प्रकाश स्रोत, यहाँ से देखिए कोई भी प्रकाश पुंज या प्रकाश स्रोत है भाई, प्रकाश स्रोत या प्रेक्षक की सापेक्षिक गति, प्रेक्षक की सापेक्षिक गति, प्रकाश स्रोत या प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में सापेक्षिक परिवर्तन होता है, जिसे डॉपलर विस्थापन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। तो प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में, देखिए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, सापेक्षिक परिवर्तन होता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में सापेक्षिक परिवर्तन होता है। सापेक्षिक क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग डॉपलर विस्थापन के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डॉपलर विस्थापन के नाम से। तो डॉपलर विस्थापन के अंतर्गत हम लोग ये चीज देखते हैं कि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की सापेक्षिक गति, मतलब प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में सापेक्षिक परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग डॉपलर विस्थापन के नाम से जानते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो जब आप लोगों को पूछा जाता है कि डॉपलर विस्थापन क्या होता है, डॉपलर विस्थापन किस तरीके से होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि जो डॉपलर विस्थापन होता है वह प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में सापेक्षिक परिवर्तन होता है।
प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, सापेक्षिक परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग डॉपलर विस्थापन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। तो यहाँ से आप लोग पूछता है कि डॉपलर प्रभाव क्या है या फिर डॉपलर विस्थापन क्या है। डॉपलर विस्थापन को समझाते हैं उसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यह डॉपलर विस्थापन कितने प्रकार के होते हैं, ये डॉपलर विस्थापन को संक्षेप में समझाइए। तो इस तरीके से आप लोग समझाएंगे कि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण, प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में, देखिए किसके तरंग दैर्ध्य में, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में, यहाँ से देखिए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में सापेक्षिक परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, सापेक्षिक परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग डॉपलर विस्थापन कहते हैं। जिसको हम लोग डॉपलर विस्थापन कहते हैं, यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है बोलने से, यह दो प्रकार का होता है। तो डॉपलर विस्थापन के अंतर्गत में हम लोग ये चीज देखते हैं कि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में सापेक्षिक परिवर्तन होता है। सापेक्षिक परिवर्तन दो प्रकार के आपेक्षिक परिवर्तन होता है। सापेक्षिक परिवर्तन सापेक्ष उसी के जैसा होता है, आपेक्षिक उससे थोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सापेक्षिक परिवर्तन। क्लियर, जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में सापेक्षिक परिवर्तन होता है, जिसे डॉपलर विस्थापन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो यह दो प्रकार का होता है। तो पहला देखते हैं नीला विस्थापन, ब्लू शिफ्ट। पहला है आप लोगों का नीला विस्थापन, जिसको हम लोग ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो पहला हम लोग ब्लू विस्थापन मतलब जानते हैं। यहाँ से ब्लू शिफ्ट मतलब नीला विस्थापन के अंतर्गत इस चीज को देखते हैं। प्रेक्षक की ओर चलता है, यहाँ से देखिए प्रेक्षक की ओर चलता है तो उससे प्राप्त, प्रेक्षक की ओर जो चलता है उससे प्राप्त, भाई प्रेक्षक की ओर जो चलता है उससे प्राप्त की जाने वाली तरंगों के तरंग दैर्ध्य, की जाने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य। यहाँ से देखिए की जाने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी आती है, में आभासी कमी आती है। भाई यहाँ से देखिए इसमें आभासी क्या आती है, कमी आती है। तो तरंग दैर्ध्य की इस कमी को, तो तरंग दैर्ध्य की इस कमी को, यहाँ से देखिए तो तरंग दैर्ध्य की इस कमी को नीला विस्थापन कहते हैं। तरंग दैर्ध्य के इस कमी को क्या बोलते हैं, नीला विस्थापन कहते हैं। तो नीला विस्थापन के अंतर्गत हम लोग ये चीज देखते हैं कि प्रेक्षक की ओर जो चलता है, भाई किसके ओर चलता है, प्रेक्षक की ओर। तो प्रेक्षक की ओर जो चलता है उससे प्राप्त की जाने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य, उससे प्राप्त की जाने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी आती है, और तरंग दैर्ध्य की इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला विस्थापन कहते हैं। तो एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है कि वास्तव में नीला विस्थापन क्या होता है, नीला विस्थापन को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे कि जो प्रेक्षक की ओर चलता है और उससे प्राप्त की जाने वाली जो तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है जिसमें आभासी कमी आती है, उस तरंग दैर्ध्य के हम लोग क्या बोलते हैं, नीला विस्थापन कहते हैं। तो ये डॉपलर विस्थापन के अंतर्गत आता है। आपका फर्स्ट जो है टाइप है वो आपका नीला विस्थापन किसके अंतर्गत आता है, आप लोगों का डॉपलर विस्थापन के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को पूछा जाता है कि डॉपलर विस्थापन क्या है, डॉपलर विस्थापन को समझाते हुए नीला विस्थापन को समझाइए। तो आप लोग क्या लिखोगे कि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में सापेक्षिक परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग डॉपलर विस्थापन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला नीला विस्थापन जो कि प्रेक्षक की ओर चलता है और उससे प्राप्त की जाने वाली तरंगों के तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, आभासी कमी आती है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य की इस कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नीला विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नीला विस्थापन कहते हैं। तो ये आप लोगों का डॉपलर विस्थापन के अंतर्गत आएगा, जिसके फर्स्ट कंटेंट में हम लोग देख चुके हैं नीला विस्थापन को। इसका आगे का जो कंटेंट है वो है लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट। ठीक है, जैसे कि उसमें हम लोग रंगों की दृष्टि से देखते थे ना, वैबग्योर, और उसमें वायलेट बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य किस तरीके से होता है, लाल रंग का किस तरीके से होता है, जामुनी और पीले का किस तरीके से होता है। इस तरीके से हम लोग वहां पर अपवर्तनांक के बेस पे म्यू वाई, म्यू आर, म्यू वी, म्यू डब्ल्यू के बेस पे उस चीज को हम लोग देखते थे। तो उसी के बेस पे यहाँ पर प्रभाव डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत और डॉपलर विस्थापन के अंतर्गत हम लोगों ने तो ब्लू शिफ्ट को देख लिया। ठीक है, नीला विस्थापन को। अब हम लोग रेड शिफ्ट को देखते हैं, लाल विस्थापन क्या होता है, जो कि कलर की दृष्टि से है। लाल विस्थापन के बेस पे हम इसका सेकेंड कंटेंट को देखते हैं, लाल विस्थापन की दृष्टि से। चलिए, तो लाल विस्थापन की दृष्टि से इस चीज को देखते हैं। जब स्रोत, देखिए यहाँ से, जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तब स्पेक्ट्रम, देखिए यहाँ पर दो चीज है भाई, स्रोत है पहला चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा है प्रेक्षक है, और तीसरा यहाँ पर है स्पेक्ट्रम। तीसरा है आप लोगों के पास यहाँ पर स्पेक्ट्रम। तो जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, देखिए जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तब स्पेक्ट्रम के दृश्य, तब स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र के मध्यवर्ती तरंग, क्षेत्र की क्या होती है, मध्यवर्ती तरंग, तरंग दैर्ध्य लाल रंग की ओर विस्थापित होती है, लाल रंग की ओर क्या होती है, विस्थापित होती है। यहाँ से देखिए, तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, जब स्रोत जो आपका स्रोत है, ये आप लोगों का जो स्रोत है
वह जब प्रेक्षक से क्या होता है, दूर जाता है, प्रेक्षक से दूर जाता है, तब स्पेक्ट्रम के जो दृश्य होता है भाई, दृश्य क्षेत्र होता है, उसमें से लाल रंग का तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। लाल रंग के तरंग दैर्ध्य की ओर क्या होता है, विस्थापित होता है। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, उसी प्रकार लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इस कारण से वह लाल रंग की ओर क्या होती है, विस्थापित होती है। तो इसी चीज को बोल रहा है कि लाल विस्थापन जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, तब स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र की मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य लाल रंग की ओर विस्थापित होती है। अतः तरंग दैर्ध्य में इस वृद्धि को लाल विस्थापन कहते हैं। अतः तरंग दैर्ध्य में इस वृद्धि को क्या बोलते हैं, लाल विस्थापन कहते हैं। तो लाल विस्थापन के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, तब स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र की मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य लाल रंग की ओर विस्थापित होती है। अतः तरंग दैर्ध्य में इस वृद्धि को लाल विस्थापन कहते हैं। तरंग दैर्ध्य में इस वृद्धि को क्या बोलते हैं, लाल विस्थापन कहते हैं। तो इस चीज में आप लोगों का 3 कंटेंट है भाई, या तो स्रोत है, या फिर प्रेक्षक है, या फिर स्पेक्ट्रम है। ये तीनों अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पर जो स्रोत है वो बोल रहा है, स्रोत जब प्रेक्षक से दूर चला जाता है, प्रेक्षक जैसे कि सामने, जैसे कि ये स्रोत है, यहाँ इसके सामने में आपका प्रेक्षक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, स्रोत से यह प्रेक्षक बहुत दूर जाता है, तब स्पेक्ट्रम के जो दृश्य क्षेत्र है, स्पेक्ट्रम के बहुत से दृश्य क्षेत्र जहाँ तक दिखाई देता है भाई, उसमें आप लोगों का वेबग्योर होता है, लाल रंग का, बैगनी रंग का, हरे रंग का। तो वहाँ पर जो दृश्य क्षेत्र के मध्यवर्ती तरंग, वहाँ पर जो अनुपातिक है, आप लोगों को मध्य का जो तरंग है वह लाल रंग की ओर विस्थापित होती जाती है, मतलब लाल रंग की ओर अग्रसर होती जाती है, लाल रंग की तरफ चली जाती है। तो इस तरंग दैर्ध्य में इस वृद्धि को, तो लाल रंग की ओर जाएगी तो लाल रंग में तरंग दैर्ध्य में तो ऑटोमेटिक वृद्धि होगी कि आप जिस तरह बैगनी की तरफ जाओगे तो बैगनी में, लाल रंग की तरफ जाओगे तो लाल रंग में, सफेद की तरफ जाओगे सफेद में, व्हाइट की तरफ जाओगे तो ठीक है। तो उसी प्रकार लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, लाल विस्थापन। जैसे उसमें ब्लू में वृद्धि होगी, मतलब आपका नीला में, इसलिए नीला विस्थापन, इसमें लाल रंग में वृद्धि हो गई, इस कारण से क्या कहलाएगा, लाल विस्थापन कहलाएगा। तो उसी चीज को बोल रहा है कि जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, तब स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र से के मध्यवर्ती क्षेत्र से सभी जितने भी हैं वह लाल रंग की ओर क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाती है। और लाल रंग में इसी वृद्धि को हम लोग बोलते हैं लाल विस्थापन कहते हैं। क्लियर। इसका उपयोग को हम लोग देखते हैं भाई, क्योंकि इनका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होती है, तो उपयोग को पूछ देगा कि भाई कि लाल विस्थापन क्या है, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए, या लाल विस्थापन के डायरेक्ट पूछ सकता है कि 2 उपयोग लिखिए बोल के, तो आप लोग इस चीज़ को लिखेंगे। तो चलिए, पहला क्या है, प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव। प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव खगोल शास्त्र में दूरस्थ गैलेक्सी के वेगों के मापन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। एवं क्या होती है, उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। ठीक है, उपयोग की दृष्टि से हम इस चीज को देखते हैं। प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव खगोल शास्त्र में दूरस्थ गैलेक्सी के वेगों के मापन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं क्या होती है, उपयोगी होती है। ठीक है, तो प्रकाश के लिए हम लोग डॉपलर प्रभाव के खगोल शास्त्र में दूरस्थ गैलेक्सी के वेगों के मापन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। तो इस चीज को देखते हैं। प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव खगोल शास्त्र में दूरस्थ गैलेक्सी के वेगों के मापन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। इसको पहला चीज में देखते हैं। तो प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव खगोल शास्त्र में दूरस्थ गैलेक्सी के वेगों के मापन में क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। इस चीज को देखते हैं। तो प्रकाश के लिए जो आपका डॉपलर प्रभाव हुआ खगोल शास्त्र में दूरस्थ गैलेक्सी के लिए, ये जो प्रकाश के लिए जो डॉपलर प्रभाव आपका होता है वो खगोल शास्त्र में, जो कि खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आकाश गंगा में क्या है, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, उनकी स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, वहां से हमको किस तरीके से खगोलीय विज्ञान प्राप्त हो जाती है, उस चीज के लिए हम लोग प्रकाश के जो डॉपलर प्रभाव है उसके अंतर्गत हम लोग खगोल शास्त्र में दूरस्थ गैलेक्सी के वेगों के मापन में इसका उपयोग करते हैं लाल विस्थापन के लिए। वहां से हमको बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती है। तो इस चीज को तो हम लोग देखते हैं। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में हम लोग खगोल शास्त्र के रूप में दूरस्थ गैलेक्सी के लिए इसका उपयोग करते हैं, उसके मेजरमेंट के लिए करते हैं कि वह ग्रहों की स्थिति किस तरीके से, किस ग्रह से किस ग्रह की दूरी कितनी है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, मेजरमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कृत्रिम उपग्रह के लिए, जो मानव निर्मित द्वारा उपग्रह बनाया जाता है, कृत्रिम उपग्रह का ट्रैपिंग करने में किया जाता है, ट्रैपिंग के लिए किया जाता है, उनको ट्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। और थर्ड चीज क्या है, सूर्य के घूर्णन की दर ज्ञात करने में, सूर्य के घूर्णन की दर ज्ञात करने के लिए, उसकी चक्कर की स्थिति क्या है, इसकी घूर्णन की गति क्या है, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति होती है ना, उस तरीके से सूर्य के जो घूर्णन की दर ज्ञात करने में किया जाता है कि उसकी दर कितनी है। जैसे कि हर एक चीज का वेग पता किया जाता है ना, कितना किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से
से है, कितने दर से क्या हो रहा है, कितने दर से घूम रहा है, उसकी घूर्णन क्या है, उसकी ऊर्जा कितना खपत हो रहा है, उसका वेग क्या है, उसका चाल क्या है, उसमें समय अंतराल कितना लग रहा है, इस तरीके से। तो सूर्य के घूर्णन की दर ज्ञात करने में हम लोगों को लाल विस्थापन उपयोग किया जाता है। और द्वितारे निकाय की खोज करने में, जो हमारे पास तारा होता है उसका द्वितारे निकाय की खोज करने में, द्वितारे की निकाय की खोज करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, बोलने से लाल विस्थापन का उपयोग किया जाता है। तो ब्लू भी आप लोगों का जो नीला विस्थापन जो पढ़े थे हम लोग, पहला डॉपलर प्रभाव पढ़े, डॉपलर प्रभाव के बाद हम लोग क्या पढ़े, डॉपलर विस्थापन पढ़े। डॉपलर विस्थापन के दो प्रकार पढ़े हम लोग, नीला विस्थापन पढ़े और लाल विस्थापन पढ़े, जिसमें लाल विस्थापन के अंतर्गत जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तब इस स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र के मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य लाल रंग की तरंग दैर्ध्य की ओर क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। अतः इस तरंग दैर्ध्य में इस वृद्धि को लाल विस्थापन कहते हैं। इसका उपयोग के लिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव खगोल शास्त्र में दूरस्थ गैलेक्सी के वेगों के मापन में क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। और दूसरा चीज देखते हैं कृत्रिम उपग्रह के रूप में इसकी ट्रैपिंग करने में किया जाता है। थर्ड में सूर्य के घूर्णन की दर ज्ञात करने में, और फोर्थ नंबर में द्वितारे निकाय की खोज करने में इसका किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग नीला विस्थापन के अंतर्गत देख लिए और इस चीज को हम लोग देख लिए लाल विस्थापन के अंतर्गत देख लिए। ठीक है, चलिए इसका आगे के कंटेंट को देखते हैं भाई। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत किस तरीके से होता है, इस चीज को देखते हैं। इससे तो तरंग से जो प्रकाश की प्रकृति होती है उसमें न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत को हम लोग देखें, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत को देखें, उसके बाद हाइगन के तरंग सिद्धांत को देखें, फिर हाइगन ने आप लोगों का द्वितरंग का सिद्धांत दिया, जिसकी आगे एनालिसिस करने के लिए प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश की ध्रुवण और उसकी विक्षेपण को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जो कि न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत से क्या था, कई गुना बेहतर था। ठीक है, तो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। देखिए, तो अभी हम लोग जो कंटेंट देखने वाले हैं वो किसके अंतर्गत रहेगा, तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत रहेगा। तो चलिए इस चीज को देखते हैं, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। वास्तव में तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत किस तरीके से होता है, इस चीज को देखते हैं। जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है, देखिए जब कोई तरंग किसी माध्यम में क्या करती है, गमन करती है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण गति करने लगता है। अब जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण देखिए, तो माध्यम का प्रत्येक कण गति करने लगता है। तो माध्यम का प्रत्येक कण क्या करने लगता है, गति करने लगता है। किंतु जब दो या दो से अधिक माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, किसी बिंदु पर क्या होती है, एक साथ पहुंचती है, तो प्रत्येक तरंग उस बिंदु पर स्थित कण को अपने अनुसार क्या करना चाहते हैं, विस्थापित करना चाहते हैं। भाई अपने अनुसार क्या करना चाहते हैं, उसको विस्थापित करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से समझिए क्या बोल रहा है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये तरंग है, किसी माध्यम में इस तरीके से गमन कर रही है। इस माध्यम में क्या होती है, आप लोगों की गमन कर रही है। देखिए इस माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण गति करने लगती है। तो माध्यम का प्रत्येक कण इस तरीके से क्या होगी, गति करने लगेगी। माध्यम का प्रत्येक कण इस तरीके से क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। किंतु जब दो या दो से अधिक तरंग के माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, लेकिन जब दो से अधिक तरंग के माध्यम के किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि ये आपका ए बिंदु है, ये आप लोगों का बी बिंदु है, यहाँ पर एक साथ पहुंचती है, माध्यम का बिंदु एक साथ पहुंचती है, तो प्रत्येक तरंग उस बिंदु पर स्थित कण को अपने अनुसार विस्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि सी कण है, ये आप लोगों का डी कण है, तो ये लोग ये चाहते हैं कि इसको अपने तरीके से विस्थापित करना चाहते हैं, इसको अपने अनुसार विस्थापित करना चाहते हैं। जैसे कि नीला विस्थापन लाल विस्थापन है ना, उसी प्रकार इसको अपने अनुसार से इसको क्या करना चाहते हैं, विस्थापित करना चाहते हैं। तो उसी चीज को बोल रहा है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण गति करने लगता है, किंतु जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो प्रत्येक तरंग उस बिंदु पर स्थित कण को अपने अनुसार क्या करते हैं, विस्थापित करना चाहते हैं। फलस्वरूप यहाँ पर देखिए, फलस्वरूप उस कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। किसके योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। किस योग के बराबर होगा बोलने से, सदिश योग के बराबर होता है। तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण गति करने लगता है, किंतु जब दो या दो
से अधिक तरंगे, किंतु जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो प्रत्येक तरंग उस बिंदु पर स्थित कण को अपने अनुसार विस्थापित करना चाहते हैं। अपने अनुसार क्या करना चाहते हैं? विस्थापित करना चाहते हैं। फलस्वरूप उस कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण विस्थापन के सदिश योग के क्या होगा? बराबर होगा। सदिश योग के बराबर होगा मतलब यहाँ पर आपका जो भी हो जाएगा, जैसे कि α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस α4 डैश 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 αn इक्वल टू आप लोगों के सदिश योग के बराबर होगा, इस तरीके से, ठीक है। जहां पर आप लोगों का सबमिशन के रूप में i इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। क्लियर? तो उसी चीज को बोल रहा है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण गति करने लगता है, किंतु जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो प्रत्येक तरंग उस बिंदु पर स्थित कण को अपने अनुसार विस्थापित करना चाहती है। फलस्वरूप उस कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण विस्थापन के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि उसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत पहला स्टार्टिंग चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे, सदिश का योग त्रिभुज नियम, सदिश का बहुभुज योग त्रिभुज के नियम के अंतर्गत, जैसे कि 11th क्लास भी आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है, अब जाहिर सी बात है कोई माध्यम में, चाहे वो खुरदुरा माध्यम हो, चिकना माध्यम हो, किसी भी तरह का माध्यम हो, ठीक है, उस पर प्रकाश की गति के माध्यम से वह कोई तरंग पर जैसे कि अनुप्रस्थ के बेस वेव के कर रहा हो या अनुदैर्ध्य के बेस पे कर रहा हो, किसी भी बेस पे कर रहा हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण गति करने लगता है, किंतु जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो प्रत्येक तरंग उस बिंदु पर स्थित कण को अपने अनुसार विस्थापित करना चाहती है। फलस्वरूप उस कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण विस्थापन के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है? बोलने से बराबर होता है। इसे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस चीज को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम से, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, भाई देखिए यहां से माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, इसे हम लोग अध्यारोपण का तो सिद्धांत मान लिया। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उसका जो परिणामी विस्थापन आएगा, जैसे कि परिणामी वेग आता है ना, उसी प्रकार इसका जो परिणामी विस्थापन आएगा भाई, इसका आप लोगों का क्या आ जाएगा? परिणामी विस्थापन आ जाएगा। परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग, ठीक है, उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है भाई? तो सदिश योग के बराबर होता है। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण गति करने लगता है, किंतु जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो प्रत्येक तरंग उस बिंदु पर स्थित कण को अपने अनुसार विस्थापित करना चाहती है। फलस्वरूप उस कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण विस्थापन के सदिश योग के क्या होती है? बराबर होती है। इसे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होती है। विस्थापनों के सदिश योग के क्या होती है? बराबर होती है। तो इस चीज को हम लोग तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत जानते हैं। जब कोई तरंग आपके किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का प्रत्येक कण गति करने लगता है, किंतु जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंचती है तो वह प्रत्येक तरंग बिंदु पर स्थित कण को अपने तरीके से उसको विस्थापित करना चाहते हैं। कोई लाल है तो लाल रंग की तरह लाल विस्थापन करना चाहता है, कोई नीला विस्थापन करना चाह रहा है, ठीक है, कोई आप लोगों का डॉपलर विस्थापन के अंतर्गत है तो उस पर विस्थापित करना चाह रहा है। तो ये था हमारा जो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत के बेस पे आप लोगों को जब एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे कि इनका जो उस कण का परिणामी विस्थापन होता है प्रत्येक तरंग के कण के विस्थापन के सदिश योग के बीच गणितीय योग के क्या होती है? बराबर होता है। क्लियर?
चलिए आगे देखते हैं। किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा, कोई भी माध्यम रहे, माध्यम आप लोगों का कोई भी रहे, चाहे परावैद्युतांक रहे, वायु रहे या निर्वात रहे, ये किसी भी तरीके का माध्यम जो भी रहेगा आप लोगों को जो भी दिया जाएगा, तो उस चीज को बोल रहा है कि किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर, किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन, अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन का मान, परिणामी विस्थापन का मान प्रत्येक तरंग के द्वारा उत्पन्न विस्थापन का सदिश योग के क्या होती है, सदिश योग के बराबर होती है। तो किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर, यहाँ पर बोला जा रहा है किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन का मान प्रत्येक तरंग के द्वारा उत्पन्न विस्थापन का क्या होती है, सदिश योग होती है, विस्थापन कर का सदिश योग होती है, ये इसको विस्थापन का सदिश योग के बराबर होती है। ठीक है, तो कोई भी माध्यम रहे, चाहे वह वायु रहे, निर्वात रहे, परावैद्युतांक माध्यम रहे, कोई भी माध्यम रहे, कोई भी प्रवस्था रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी चीज को बोल रहा है कि किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन का मान प्रत्येक तरंग के द्वारा उत्पन्न विस्थापन का सदिश योग होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हाइगन ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, हाइगन ने किया था। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हाइगन ने किया था। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ तरंगों का, यह सिद्धांत अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों के लिए था ना, अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों के लिए समान रूप से सत्य है, दोनों के लिए समान रूप से क्या है, सत्य है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हाइगन ने किया था। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों के लिए समान रूप से क्या है, सत्य है। किंतु बड़े आयाम की तरंगों कोई दिक्कत नहीं, यहां से देखिए, किंतु बड़े आयामों की तरंगों जैसे भूकंप के लिए या फिर विस्फोट के समय, भूकंप या विस्फोट के समय जो भी ज्वालामुखी उद्गार वगैरह होता है ना, उस समय की बात है, बोल रहा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हाइगन ने किया था, जो कि हाइलैंड के वैज्ञानिक है क्रिश्चियन हाइगन। ठीक है, जिन्होंने आप लोगों का हाइगन का तरंग सिद्धांत दिया था। क्लियर, हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार ही हम लोग प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश की ध्रुवण और प्रकाश के विक्षेपण का हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस चीज को बोल रहा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हाइगन ने किया था। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों के लिए समान रूप से सत्य है, दोनों के लिए समान रूप से क्या है, सत्य है। किंतु बड़े आयाम की तरंगों के लिए जैसे भूकंप के लिए या फिर विस्फोट के लिए, जैसे भूकंप के लिए या फिर विस्फोट के समय, भूकंप या किसके लिए, विस्फोट के समय उत्पन्न प्रघाती जिसको हम लोग शॉक बोलते हैं, उत्पन्न प्रघाती जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉक, उत्पन्न जो प्रघाती तरंगे होते हैं या लेजर तरंगे होते हैं, लाइट एमिटेड सिस्टमेटिव इमिटेड डायोड के रूप में, लेजर के रूप में रहते हैं, जो आप लोगों के किसके रूप में रहते हैं, लेजर आदि के रूप में रहते हैं, यह लागू नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हाइगन ने किया था। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों के लिए समान रूप से सत्य है, किंतु बड़े आयाम की तरंगों जैसे भूकंप के लिए या फिर विस्फोट के समय उत्पन्न प्रघाती तरंग के लिए या लेजर तरंगे आदि के लिए यह लागू नहीं होता है भाई। तो किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन का मान प्रत्येक तरंग के द्वारा उत्पन्न विस्थापन का सदिश योग के बराबर होता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हाइगन ने किया था, और यह सिद्धांत अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों के लिए क्या होता है, समान रूप से सत्य होता है। चाहे वह किसी भी माध्यम में रहे, चाहे वह अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम में जाए या फिर अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम में जाए, दोनों के लिए यह क्या होती है, सत्य होती है। परंतु यह भूकंप और विस्फोट जैसे बहुत सारे जो लेजर किरणें होते हैं, जो लेजर होते हैं, इनके लिए यह लागू नहीं होते हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि हाइगन के द्वारा हम लोग समझे थे। हाइगन का दौरान जो विवर्तन भी आएगा, प्रकाश के ध्रुवण जो आएगा और क्या आएगा, विक्षेपण आएगा। इसको वन बाय वन करके हम इस चीज को देखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यतिकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। व्यतिकरण से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है और क्या होता है, ध्रुवण होता है। इस चीज को हम लोग देखते हैं, तो व्यतिकरण के रूप में देखते हैं, विवर्तन के रूप में देखते हैं और ध्रुवण के रूप में देखते हैं। जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की, ठीक है, जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है,
ठीक है, जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे, देखिए जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है। क्लियर? तो चलिए इस चीज को देखते हैं। जब समान आवृत्ति यहाँ पर देखिए, जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम, और लगभग क्या है, समान आयाम है। देखिए जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को देखते हैं, समान आयाम, उनकी आयाम क्या है, समान है भाई, समान आयाम बोल रहा है, और लगभग समान आवृत्ति, समान आवृत्ति, इस चीज को देखिए, समान आयाम और समान आवृत्ति, ठीक है। तो जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है। क्लियर? किसी माध्यम में, यहां पर बोल रहा है, देखिए किसी माध्यम में एक साथ, यहाँ पर देखिए, किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है, एक ही दिशा में क्या करती है, गमन करती है। तो जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम लोग जानते हैं परिणामी तरंग का निर्माण करती है, कि उनका जो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो उनका सदिश योग होता है, बीजीय योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यह परिणामी तरंगे का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो जाहिर सी बात है कि समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, चाहे अनुदैर्ध्य तरंग हो चाहे अनुप्रस्थ तरंग हो, दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो इस चीज को हम लोग को अध्यारोपण के सिद्धांत से यह परिणामी तरंग का निर्माण करती है। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का निर्माण करती है, परिणामी तरंग का निर्माण करती है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यह परिणामी तरंग क्या करती है, निर्माण करती है। तो जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का निर्माण करती है। परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से भिन्न होता है। भाई इस चीज को याद रखिएगा, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि जो परिणामी तरंग का आयाम होता है वह मूल तरंगों के आयाम से क्या होता है, भिन्न होता है। जो परिणामी तरंग का आयाम होता है, भाई यहां से इस चीज को देखिए, जो आप लोगों को परिणामी तरंग का आयाम है वह मूल तरंगों के आयाम के, परिणामी तरंगों का जो आयाम है वह मूल तरंगों के आयामों से क्या होती है, भिन्न होती है, मतलब डिफरेंट टाइप से होती है, इक्वल के बेस पे नहीं होती है। ठीक है, तो परिणामी आयामों से यह क्या होती है, भिन्न होती है। क्लियर? तो इस चीज को देखिएगा कि परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से भिन्न होता है। चूंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, जो कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है, देखिए यहां से प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के, प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा आयाम का मान बढ़ेगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, आयाम का मान बढ़ेगा, एक दूसरे के समानुपाती अनुक्रमानुपाती दोनों वही है भाई। ठीक है, तो इसी चीज को बोल रहा है कि चूंकि प्रकाश की तीव्रता, क्लियर, चूंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर? तो ये आप लोगों के आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है, इस चीज को आप लोग देखिएगा। तो प्रकाश की दृष्टि से जब हम इस चीज को देखते हैं कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब आयाम जैसे जैसे बढ़ेगा प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, या फिर प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम भी बढ़ते जाएगा। तो इसके द्वारा जो हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से प्राप्त किए कि इसकी जो परिणामी तीव्रता होती है वह सदिश योग की क्या होती है, बराबर होती है। तो उसी चीज को बोल रहा है कि चूंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होती है। तो इस चीज को बोल रहे हैं, अतः प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आयाम में परिवर्तन होगा तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होगा, और प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होगा तो आयाम में परिवर्तन होगा। तो इसी चीज को बोल रहा है। ठीक है, तो इसको फिर से पढ़ते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, आपका वो माइंड सेट हो जाएगा। जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में
गमन करती है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का निर्माण करती है। तो परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से भिन्न होता है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यह प्रकाश का व्यतिकरण के स्वरूप होता है। तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। देखिए यहाँ पर कुछ स्थानों पर आप देखिए इस तरीके से ये गमन कर रहा है भाई, कुछ स्थान पर, इस स्थान पर मान लेते हैं कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, प्रकाश की तीव्रता उच्च होती है। ठीक है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का न्यूनतम है, न्यूनतम, अथवा कहीं स्थान पर यहाँ पर मान लेते हैं भाई शून्य हो गया, शून्य होती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये एग्जाम में आता है भाई, प्रकाश का व्यतिकरण को समझाइए। तो प्रकाश का व्यतिकरण के स्वरूप में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अब समान आवृत्ति लगभग समान दो प्रकाश तरंग किसी माध्यम एक साथ पहुंचती है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार उनका परिणामी तरंग का निर्माण करती है। कुछ स्थानों पर इनके प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है, कुछ स्थानों पर ये शून्य हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इसमें देखिए जो प्रकाश जो गति करेगी वो समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, जो इसकी आवृत्ति होती है वह समान आवृत्ति होती है, लगभग समान आयाम की होती है, जो कि दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यह परिणामी तरंग का निर्माण करती है। परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से क्या होता है, भिन्न होता है। चूंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अतः प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम अथवा शून्य होती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या बोलते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण के अंतर्गत ये चीज आता है। तो जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का निर्माण करती है। परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से क्या होता है, भिन्न होता है। चूंकि प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पर देखिए, चूंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होते जाता है, इसका मान कुछ स्थानों पर अधिकतम होता है, कुछ स्थानों पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, कुछ स्थानों पर क्या होती है, अधिकतम होती है, और कुछ स्थानों पर क्या होती है, न्यूनतम होती है, अथवा कहीं कहीं पर इसका मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो ये प्रकाश के व्यतिकरण के अंतर्गत आएगा जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का यह निर्माण करती है। तो प्रकाश का व्यतिकरण जब आप लोगों के एग्जाम में आता है तो इस तरीके से इस चीज को लिखिएगा कि जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का निर्माण करती है। परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये प्रकाश का व्यतिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डॉपलर प्रभाव को देखा, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, फिर डॉपलर विस्थापन क्या होता है, डॉपलर विस्थापन का प्रकार, नीला विस्थापन, लाल विस्थापन को देखा। उसके पश्चात जो हाइगन ने जो आप लोगों का तरंग संचरण के रूप में जो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत दिया उस चीज को देखे। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्रकाश का व्यतिकरण को देखे। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। प्रकाश का व्यतिकरण को आप लोग इस तरीके से देखिएगा जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की। ठीक है, तो इसके आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। क्लियर, आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।